हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 में आपकी जो प्रज्ञा पुस्तक है उसमें का 5वां पाठ है अपराजिता, जिसे शिवानी ने लिखा है और ये बहुत सच्ची घटना पे लिखी हुआ ये पाठ है। इसमें एक दिव्यांग लड़की की कहानी दी हुई है कि वो किस तरीके से उसका धड़ या नीचे का हिस्सा पूरी तरह से उसका शरीर कमज़ोर है, फिर भी वो कितनी बहादुरी से अपने जीवन को चलाती है और उसके अंदर कितनी कर्मठता और कितनी जो वीरता है वो भरी हुई है। तो ये पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं अपराजिता। तो बच्चों, आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपको इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब ये पाठ हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है अपराजिता। शिवानी लिखती हैं कि कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। तो यहाँ वो कहती है कि कभी कभी हमें अचानक अपने जीवन में ऐसे लोगों से मिलना होता है कि जिसको देखकर हम अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करने लगते हैं। तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। तो ऐसे विकलांग या दिव्यांग व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो मन में ये ख्याल आता है कि भगवान ने भले हमें बहुत किसी गलत काम के लिए दंडित किया होगा, लेकिन हमें अपने शरीर के सारे अंग सही सलामत हैं, उनमें से किसी से वंचित नहीं किया है। फिर भी हमसे कौन सा ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। अब यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि हम अपने अंदर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो विपत्ति और दुख उसके ऊपर आता है तो उसका दोष वो भगवान के ऊपर देता है। आगे फिर उन्होंने कहा मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वो नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोस कर नहीं। यहाँ लेखिका कहती है कि मैंने अभी बहुत ही जल्दी एक ऐसी लड़की को देखा है, ऐसे व्यक्ति को देखा है कि जिसका शरीर एक अभिशप्त शरीर की तरह लगता है। भगवान ने ऐसा लगता है उसे कठोर से कठोर सजा दी है, लेकिन वो आनंद भाव से उसको झेल रही है। उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा हुआ था। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती रह गई। कार का द्वार खुला तो एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकाल कर सामने रख दिया और भीतर चली गई। तो बच्चों, ये जो व्हील चेयर शब्द है वो उनके लिए होता है जो विकलांग होते हैं, जो पैर से नहीं चल सकते अपने, उसके लिए एक चेयर बनाई जाती है, कुर्सी बनाई जाती है। व्हील चेयर माने पहियों वाली कुर्सी, जिसको वो इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे घर के बरामदे से जुड़ा हुआ दूसरा मकान था, उसमें मैंने एक दिन देखा कि एक कार उस बंगले के सामने रुकी और एक प्रौढ़ा महिला उसके सामने निकली कार से और उसने एक व्हील चेयर दरवाजे के पास लगा दी। कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा, फिर बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुंचकर उसमें बैठ गई और तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। अब क्या हुआ कि वो जो व्हील चेयर प्रौढ़ा ने लगा दी थी, उस कार के अंदर से एक नौयुवती निकली जिसका निचला धड़ निर्जीव था, पैरों से वो कमर से चल नहीं सकती थी, उसका शरीर काम नहीं करता था, लेकिन अपने हाथों से उसने अपने शरीर को कार से उतारकर बैसाखी के सहारे से वो व्हील चेयर पर बैठी, फिर वो घर के अंदर चली गई। मैं फिर नित्य नियत समय पर उसका ये विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही हो। तो लेखिका कहती उस युवती को देखकर, अपंग युवती को देखकर मैं हमेशा आश्चर्यचकित हो जाती। उसका रोज़ इसी तरह का आना जाना मैं देखने लगी। आगे धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वो बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आँखों वाला वो गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित
लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वो IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद प्रयागराज गया, लौटते समय किसी स्टेशन पर। अब यहाँ पर वो कहती है कि धीरे धीरे मेरा उस युवती से परिचय हो गया और मैंने उसके जीवन की जो कहानी थी उस कहानी को सुना, और मैं ये चाहती हूँ कि लखनऊ का एक युवक जो इलाहाबाद गया था किसी काम से परीक्षा देने के लिए, वापस लौटते समय ट्रेन हादसे में जिसका हाथ चला गया, हाथ कट गया, वो लड़का भी इस कहानी को, इस लड़की की कहानी को ज़रूर पढ़े, ऐसा लेखिका चाहती हैं। आगे कहती हैं, चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ के कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। उस युवक के बारे में ही कह रही हैं कि वो चलती ट्रेन के नीचे कप में चाय लेकर कुल्हड़ में जैसे ट्रेन से चढ़ने लगा, वो उसका हाथ फिसल गया और उसका हाथ जो है वो गाड़ी के नीचे आ गया, पटरी पे आ गया। प्राण तो बच गए पर बायां हाथ चला गया। वह विच्छिन्न भुजा के साथ मानसिक संतुलन भी खो बैठा। उसका हाथ क्या गया कि उसका दिमाग ही काम करना उसने बंद कर दिया, दिमाग भी उसका संतुलन, दिमागी संतुलन, अर्थात वो मानसिक रूप से भी बीमार हो गया। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल की शरण गई है। केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए। इधर चंद्रा, जिसका निचला धड़ है निष्प्राण मांसपिंड मात्र, सदा उत्फुल्ल है, चेहरे पर विषाद की एक भी रेखा नहीं। बुद्धि दीप्त आँखों में अदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण भरपूर उत्कट, जिजीविषा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। उस युवक से तुलना करती है कि एक युवक ने केवल अपना एक हाथ गंवा दिया और जिससे वो दिमाग उसका खराब हुआ और वो दिमाग का इलाज कर रहा है, अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। अगर वो युवती चंद्रा है, उस चंद्रा को देखिए, उसका तो आधा शरीर ही काम नहीं करता है, निष्प्राण है, माने प्राण नहीं है नीचे के धड़ में, लेकिन चेहरे पर बिल्कुल भी विषाद, बिल्कुल भी दुख नहीं है, अत्यंत उसके अंदर उत्साह है, भरपूर उत्कट जिजीविषा माने जीने की भरपूर इच्छा है और ना जाने क्या क्या महत्वाकांक्षाएँ हैं। अब आगे, मैडम आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर ये बताएंगी कि यहाँ आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी। अब चंद्रा एक दिन लेखिका से पूछती हैं कि आप अगर लखनऊ जाएंगी तो क्या आप वहाँ का जो ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ से आप ये पूछ के बता देंगी कि माइक्रोबायोलॉजी माने सूक्ष्म जीव विज्ञान से संबंधित क्या मुझे पढ़ने को कुछ मिल जाएगा। मैडम आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं, क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहाँ कोई फेलोशिप मिल सकती है। आप कहा कि आपके दामाद भी हवाई जहाज़ में काम करते हैं, तो आप उनसे पूछ के बताइए क्या वहाँ मुझे कुछ काम फेलोशिप मिल सकता है। यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा है। लेखिका कहती हैं यहाँ जो मनुष्य है उसकी थोड़ी सी हड्डी टूट जाए, पैर में मोच आ जाए तो वो आसमान सर पर उठा लेता है, लगता है उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है। और इधर ये लड़की है कि पूरा निचला धड़ शून्य है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। ऊंची नौकरी की एक ही नीरस करवट में उसकी निरंतर प्रतिभा डूबती जा रही है। आजकल वो IIT मद्रास चेन्नई में काम कर रही है कि ये लड़की है जिसका धड़ काम नहीं कर रहा है, एक ऊंची नौकरी पाना चाहती है और इस समय मद्रास में वो काम कर रही है। अब आगे बताया गया कि जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो एक बीमारी होती है, पोलियो ने निर्जीव कर दिया हो, उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट कर ली होगी, उसने PhD कर ली। पोलियो से उसका शरीर खराब हो गया, फिर भी उसने पढ़ा और पढ़कर हिम्मत से आगे बढ़ी और PhD की उपाधि ली। मैडम मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी ना दे। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है, मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बना लिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना सकूँगी। ये देखिए मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसा सुगम बना लिया है।
मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। उसके अंदर ये इच्छा है चंदा के अंदर कि मैं किसी के सहारे ना रहूं, मेरा जितना भी शरीर काम करता है उससे मैं अपने सारे काम अपने आप कर सकूं। उसने लेखिका को अपनी लैब दिखाई, कहा यहाँ प्रयोगशाला में मैं हर सामान खुद से ही उठा लेती हूँ। उसने मुझे तस्वीरें दिखाईं, समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुँच तक ऐसे धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना कि वह मनचाही सामग्री मेज से उतार सकती थी। किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे है एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। आज उसने लेखिका ने देखा कि आज वो मेज पर बैठे बैठे ही अपना हर सामान आसानी से उतार लेती है, आसानी से उसको प्राप्त हो जाती है, लेकिन इसके लिए उसने बड़ा ही कठिन अभ्यास जीवन में किया था। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार के ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में कह सकते हैं। देखा जाए तो ये डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा और उसकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को 25 वर्ष तक इस सहिष्णुड़ी महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ 1976 में, जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में। दिव्यांग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय हैं। यहाँ पर डॉक्टर चंद्रा की उपलब्धि के बारे में बताया गया है कि उतना विकलांग होने के कारण, दिव्यांग होने के कारण के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। उसकी मां ने उनका पूरा सहयोग किया और उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी की और वो भारत की पहली महिला बनी। जब इसे सामान्य ज्वर के साथ तीसरे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया। भयभीत होकर हमने इसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा मत व्यक्त कीजिए, बर्बाद मत कीजिए। आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी, संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। अब उसकी जो माता थी सुब्रमण्यम थी, उन्होंने लेखिका को बताया कि ये बहुत ही जब छोटी थी इसको बुखार हो गया और उसके बुखार होने के बाद इसका जो नीचे का गर्दन के नीचे का पूरा शरीर सुन्न हो गया। डॉक्टरों ने कहा, बड़े से बड़े डॉक्टर ने, कि अब ये ठीक नहीं हो सकती है। फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने इसे कभी विधाता से ये नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत भली है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही। केवल सिर हिलाकर ये इधर उधर देख भर सकती थी, ना हाथों में गति थी, ना पैरों में, ना फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक आर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वहीं ले गई। अब कहती कि बहुत ही मुश्किल भरे वो दिन थे। मेरे घर में इसका भाई आ चुका था। मैंने आशा नहीं छोड़ी, मैं कभी निराश नहीं हुई। मैं इसका इलाज कराती रही, भगवान से प्रार्थना करती रही इसके लिए। केवल ये अपने उस समय गर्दन को हिला सकती थी। उस समय मैंने एक हड्डियों के एक डॉक्टर के बारे में सुना, बड़ी उनकी प्रशंसा थी। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसकी स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि से फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं जैसे इसकी जिह्वाग्र पर बैठ गई थी। जिह्वाग्र माने जीभ पर। कहती 1 साल उस डॉक्टर का मैंने कठिन से कठिन इलाज किया। उसके बाद धीरे धीरे इसका जो धड़ था उसमें धीरे धीरे जान आने लगी, इसके हाथ हिलने लगे, इसकी उंगलियां हिलने लगी और मैंने इसको सहारा देकर बैठना इसको सिखाया। थोड़ी बड़ी हुई तो मैं ही इसकी स्कूल बनी। मेधावी बंगलौर के प्रसिद्ध माउंट कार्मल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा था। नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए, आपकी पुत्री की व्हीलचेयर कौन पूरे क्लास में घुमाता फिरेगा। तो पहले मैंने इसको पढ़ाया, फिर वहाँ का मद्रास का जो प्रसिद्ध स्कूल था
वहाँ मैं गई एडमिशन कराने के लिए, तो मदर ने कहा नहीं, हम आपकी पुत्री को एडमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि इसकी व्हील चेयर को कौन इस क्लास से उस क्लास तक इसको लेके जाएगा। आप चिंता ना करें मदर, मैं हमेशा इसके साथ रहूँगी। और फिर पूरी कक्षाओं में दिव्यांग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं कराती। वे पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। तो कहती, मैंने कहा नहीं, मैं इसकी व्हील हमेशा जब तक स्कूल में रहेगी मैं इसके साथ रहूँगी, इसकी व्हील चेयर को इधर से उधर ले जाऊँगी। और मेरी बेटी ने हर परीक्षा को उत्तीर्ण किया, अच्छे नंबर से सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, फर्स्ट डिवीज़न आई। बीएससी किया, प्राणी शास्त्र में एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बेंगलोर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। अपनी निष्ठा एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से व्हील चेयर मंगवा दी, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। लेदर जैकेट से कठिन जिरह बख्तर में कसी उस हंसमुख लड़की को देखकर मुझे युद्ध में डटे राणा सांगा का ही स्मरण हो आता। छत विच्छत शरीर में असंख्य घाव, आभा मंडित भव्य मुद्रा। तो कहती है लेखिका कि उसको देखकर मैं बहुत ही आश्चर्यचकित होती कि जैसे वो अपने जीवन में एक युद्ध को जीत रही हो, अपना युद्ध लड़ रही हो। मैडम आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें? एक दिन चंद्रा ने कहा कि मैडम आप लिखती हैं, मैं भी लिखती हूँ, आप देखिए मेरी कविताएं। मैंने जब ये कविताएं देखी तो आंखें भर आईं। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई, वो अनजाने ही उसकी कविता में छलक आई थी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैर का भी काम करते हों, निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते हैं। तो डॉक्टर चंद्रा केवल पढ़ाई ही नहीं करती थी, उनको वो कविताएं भी लिखती थी, वो कढ़ाई बुनाई सिलाई भी करती थी। उनके हाथ ही उनके पैरों का काम करते थे। और जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मुलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वो प्रथम दिव्यांग बालिका थी। यही नहीं, भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत दोनों में उसकी समान रुचि थी। एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रखकर वो मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा, प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका चंद्रा और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी वैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। तो उसके बाद डॉक्टर चंद्रा ने अपने जीवन के जो अपना एल्बम दिखाया, जीवन की जो बड़ी उपलब्धियां थी उनकी फ़ोटोज़ लेखिका को दिखाई। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं, पर मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्गीस के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे ये कहने में रंचमात भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा को विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया है वो विज्ञान ने पाया है। तो वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन डॉक्टरी में उनके अपंग होने के कारण उसको एडमिशन नहीं मिला। तो उनके प्रोफेसर ने कहा कि विज्ञान ने डॉक्टर चंद्रा के योगदान को पाया है, लेकिन चिकित्सा ने ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व को खो दिया है। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उसकी जननी का बड़ा सा चित्र, जिसमें वे जेसी बेंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं, वीर जननी पुरस्कार। उनकी माता को वीर जननी पुरस्कार प्राप्त हुआ। बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें, जिनमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी। इतने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र की तरह घूमती जननी, नाक के दोनों ओर हीरे की 2 जगमगाती लौंगों, अधरों पर विजय का उल्लास और जूड़े में पुष्पवेणी। ये दिखाया गया कि वो किस तरीके से उनकी वेशभूषा मुखमुद्रा थी। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि ईश्वर जब सब द्वार एक साथ नहीं बंद करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। तो लेखिका ने कहा कि उनकी माँ की कही बात, शारदा माँ की कही हुई बात मुझे आज भी
हृदय में, दिल में लगती है कि उन्होंने कहा कि भगवान किसी के लिए सारे दरवाजे एक साथ बंद नहीं करता है, एक अगर बंद करता है तो दूसरा दरवाज़ा वो खोल देता है। तो ये अपराजिता की कहानी थी। अपराजिता का मतलब ही होता है जो कभी भी पराजित ना हो। और इस डॉक्टर चंद्रा जो लड़की थी उसके माध्यम से ये पता चला कि डॉक्टर चंद्रा कितनी साहसी, निर्भीक और निडर बालिका थी, और कोई उसकी जगह सामान्य व्यक्ति होता तो अब तक वो टूट गया होता। लेकिन उन्होंने जिस भी क्षेत्र में कदम रखा वहाँ उन्होंने सर्वोच्च काम किया, आम मनुष्य से भी ऊंचा काम उन्होंने करके दिखाया। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।